हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, बहुत दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाई थी एंड सॉरी फॉर दैट। मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हो रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। मैंने स्टार्ट भी किया बट एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो, कुछ लेट नहीं हुआ है, हम आज से स्टार्ट करेंगे, तब भी हम अपने टाइम से बहुत पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक और चीज याद रखो कि ये वाला चैप्टर 7th नंबर का जो चैप्टर है वो इस वाले सेम के लिए और इस वाले ईयर के लिए वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मास कंसिडरेशन या फिर आपकी इंटेलिजेंट कंसिडरेशन, कुछ भी कंसिडर करो, ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा यूज करेगा और आपके लिए वेटेज भी बहुत ज्यादा है इस वाले चैप्टर का। तो चलो, अभी तक हमने आगे बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक वहां से हम स्टार्ट करेंगे, टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। हमने लास्ट में देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसी के अंदर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन भी देखा था। तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करने वाले। क्लियर हो रहा है आपको? चलो, तो सबसे पहले टॉर्क की बात करें। तो टॉर्क के अंदर बात करने की शुरुआत करें। चलो, टॉर्क सबसे पहला हेडिंग क्या है? टॉर्क, जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अटेंशन पूरा रखना है यहाँ पे। देखो, पहले तो रिलैक्स होके पढ़ो, कोई भी सीरियस होने की जरूरत नहीं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो। पूरा अटेंशन सिर्फ यहाँ पे रखो। आपको जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है उससे समझ लो पहले। ओके, चलो हम बात करते हैं रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी के पास कितने मोशन होते? 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन मोशन एंड द सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। ये वाला चैप्टर हमारा ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इफ वी फिक्स दिस मोशन बाय फिक्सिंग वन पॉइंट या फिर फिक्सिंग वन एक्सिस। अगर सोचो, अभी इसके पास रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन दोनों मोशन, बट अगर मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दूं या फिर कोई एक एक्सिस को फिक्स कर दूं तो फिर उसके पास रोटेशनल मोशन ही रह जाएंगे। तो उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं उससे फिक्स करता हूं, अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन को फिक्स कर दूं तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? ओनली रोटेशनल मोशन। नाउ वी नो दैट, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, वी नो दैट to change in translation state of any rigid body we need force। अगर हमें ट्रांसलेशन मोशन में सोचो, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पोजीशन चेंज करनी, हमें फोर्स अप्लाई करनी होगी ना, यानी कि ट्रांसलेशन स्टेट में या फिर एक्सेलरेशन में चेंज करना है तो हमें चाहिए फोर्स। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनालॉजी ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। अगर ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स चाहिए तो रोटेशनल मोशन में फोर्स के एनालॉग में क्या चाहिए? क्वेश्चन होगा यही। अटेंशन है ना यहाँ पे? अटेंशन चाहिए, रिलैक्स चाहिए, पूरा फोकस यहाँ पे चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास फोर्स के एनालॉग में रोटेशनल मोशन के लिए क्या होना चाहिए। ओके, चलो, तो एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन आपने आपके आसपास कहाँ पे देखा? मैरी गो राउंड, वो तो गार्डन में जाते। अपने घर में कहाँ पे देखा? डोर रोटेशनल मोशन करता है। हाफ रोटेशन या फिर हाफ का भी हाफ रोटेशन है, बट है तो रोटेशन। क्लियर रखो। तो चलो, मैं यहाँ पे एक डोर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी डोर की हिंज है जिसके अंदर हमारा डोर फिट होगा। ध्यान से देखना, ये मेरी डोर की हिंज है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरी हिंज है जिसके ऊपर मेरा डोर रोटेट करता है और ये मेरा डोर है। यहाँ पे होता है हमारा हैंडल, यहाँ पे है हमारा हैंडल, मान के चलो हैंडल है। अब मेरा वर्ड ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि रोटेशनल मोशन में भी फोर्स ही चाहिए, बट मैं एक वर्ड लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखता हूं, ओनली फोर्स कांट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। हाँ, हमें फोर्स तो चाहिए, मैं मानता हूं कि फोर्स तो चाहिए रोटेशनल मोशन करने के लिए, बट ओनली फोर्स कांट प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। मान के चलो, अगर मैं फोर्स डोर के हिंज पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, डोर थोड़ा भी रोटेट नहीं करेगा।
क्लियरली समझ में आ रहा है? डोर को रोटेट करने के लिए फोर्स तो चाहिए, बट हिंज पे अप्लाई करूँ तो फोर्स कितना भी लगा लो डोर रोटेट नहीं करेगा। उसी तरीके से डोर के सामने वाली साइड पे जाके उसे खींचू तो खींचता रहूं, रोटेशन नहीं होगी। मैं रोटेशन नहीं करवा रहा। ये सोचो, ये हमारा डोर है जो हिंज पे अप्लाई कर रखा है, हिंज पे टाइट करके रखा है। अगर मैं इस तरफ खींचू तो मैं खींच रहा हूँ, हिंज पे फिक्स है, वो तभी भी मोशन नहीं करेंगे। हिंज के ऊपर ये फिक्स है बॉडी, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन फिक्स है, तो फोर्स कितना भी अप्लाई कर लो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी। रोटेशनल मोशन में करवा नहीं रहा, मैं यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तब भी रोटेशनल मोशन नहीं हो रही। हिंज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तब भी रोटेशनल मोशन नहीं हो रही। क्लियर हो रहा है आपको नाउ? तो फिर अगर मुझे इसके रोटेशनल मोशन चाहिए तो कौन सा फोर्स, कितनी मैग्नीट्यूड का, कहां पे अप्लाई करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है फोर्स मुझे इस हैंडल के ऊपर या फिर एज के ऊपर, इस वाले डोर की ये साइड की जो एज है उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके रोटेशनल मोशन होगी, तो फिर हमें क्या पता चला? यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि मुझे एक बार देख लेंगे, अभी बहुत स्पेस है। हमें क्या पता चला? हाउ एंड वेयर, ध्यान से देखना, हमें फोर्स कैसे, परपेंडिकुलरली, कहां पे, एज के ऊपर, और दूसरी एक और चीज डायरेक्शन, परपेंडिकुलर भी अप्लाई करना है, एज के ऊपर भी अप्लाई करना है, और परपेंडिकुलरली भी कौन सी डायरेक्शन में, देखते रहना होगा। इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते, वो तब भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो फिर ओनली फोर्स कांट प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन, हाउ एंड वेयर, वो भी देखना होगा कि कहां पे और कितनी वैल्यू में, कितने मैग्नीट्यूड में, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, वो सारी चीजें कंसीडर करनी होगी। तो जब मैं, ध्यान से सुनना, जब मैं फोर्स के साथ ये सारी चीजें, कितनी मैग्नीट्यूड का, कौन सी पोजीशन पे, कौन सी डायरेक्शन में, हर एक चीज को कंसीडर करूंगा फोर्स के साथ, तब जो मुझे मिलेगा उसे हम कहेंगे, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं, चलो, उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। किसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे? फोर्स के साथ उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे अप्लाई होना चाहिए। जब मैं ये सारी चीजें कंसीडर करूंगा तब उसे कहेंगे हम मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर उससे टॉर्क भी कह सकते हो, क्लियर हो गया? अब टॉर्क क्या है? टॉर्क दूसरी कोई चीज नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। क्लियर हो रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? पोजीशन के साथ अप्लाई होने वाला फोर्स। एक चीज पकड़ के चलो, एक वर्ड में पकड़ना है तो क्या पकड़ना है? पोजीशन के साथ विथ पोजीशन, फोर्स विथ पोजीशन। मैं हिंदी में लिखने वाला था, चलो, फोर्स विथ पोजीशन। देखो हम थियरी पढ़ रहे हैं, जब भी आप थियरी पढ़ रहे हो तब ये सारी चीजें लिखावट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कैलकुलेशन होगी तब सिर्फ फॉर्मूला होगी, क्लियर रखो, ओके। चलो, तो हमें पता चल गया कि फोर्स, पोजीशन के साथ अप्लाई होने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं। नाउ चलो उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। चलो, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम कोई पार्टिकल हो गई पकड़ के चलते हैं, सिंगल पार्टिकल। देखो यहाँ पे ये जो डोर है ना, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हम इक्वेशन डिराइव करते हैं सिर्फ एक पार्टिकल के लिए। हमें पता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल करना है तो क्या, सिग्मा समेशन, हमें पता ही है। तो अभी मैं इसे इरेज करने वाला हूं, हमने एक्सप्लेन कर दिया इसे। चलो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ओके। मैं इसे इरेज कर दूंगा और फिर टॉर्क की फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखते जाओ, मान के चलो ये मेरा पार्टिकल है, ये डोर का हिंज, डोर का हैंडल जो था ना वही है। मान के चलो ये डोर का हैंडल है, गेस करो, इमेजिंग करो, ये डोर का हैंडल है। इसके ऊपर मैं एक्जेक्टली परपेंडिकुलर नहीं, अभी कोई और डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये मेरा फोर्स है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरी फिक्स एक्सिस चाहिए। तो अभी तो ये पार्टिकल है तो उसके लिए फिक्स ओरिजिन होगा, ये मेरा ओरिजिन O है, ये मेरा ओरिजिन O है जो अभी फिक्स है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर R से डिनोट करेंगे। ये मेरा फोर्स वेक्टर F है, क्लियर हो रहा है। तो जब इस वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है
तब उसके रोटेशन जो होगे, उस रोटेशन के लिए अप्लाई होने वाला टॉर्क, इसे टाउ से डिनोट करते हैं। इसे प्रोनाउन क्या होता है, टाउ भी बोल, कुछ लोग टाउ बोलते हैं, कुछ लोग टाउ बोलते हैं। देखो इसे ग्रीक वर्ड है, इसे लिखते हैं इस तरीके से TAU। इससे कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट टाउ बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट टाउ बोलेंगे। टाउ बोलो, टाउ बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा, बट है क्या वो टॉर्क की साइन। क्लियर हो रहा है ना, टॉर्क की साइन। इसे उल्टा जे जैसा है, जे से उल्टा हो, जे को अगर लाइट मिरर में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। उसे टाउ भी बोलते हैं, टाउ भी बोलते हैं। तो उसकी इक्वेशन है टॉर्क टॉ इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। क्लियर हो रहा है। देन माय टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये पॉइंट कोई हमारे लिए नई बात नहीं, हमने इसी तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी की भी फॉर्मूला फाइंड करी थी। लीनियर वेलोसिटी आर, वो सब याद करो। एंगुलर एक्सेलरेशन भी देखा था, आई अल्फा। आई अभी आया नहीं, इसलिए अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो याद रखो कि हमारे पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ की वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तब जो मिलेगा वो टॉर्क होगा। और टॉर्क क्या है, देखो मैंने क्या बताया था अभी डेफिनेशन में, फोर्स विद पोजीशन। फोर्स विद पोजीशन, उससे मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क मिलता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि फोर्स अप्लाई तो करना है, बट कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी पोजीशन में, कितने एंगल पे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें कंसीडर करोगे तब जाके उससे हम टॉर्क कहते हैं। देखो टॉर्क कुछ नहीं है, कुछ नई, कोई नई क्वांटिटी नहीं है, वो फोर्स ही है। टॉर्क वो फोर्स ही है, बट फोर्स के साथ हमें पोजीशन भी देखनी पड़ती है। इसलिए हमने उन दोनों की मिला के एक नई क्वांटिटी जनरेट करी जो रोटेशनल मोशन में ही अप्लाई हो सकती है, जिसे हमने नाम दिया टॉर्क। यानी कि जब जब टॉर्क अप्लाई होगा तब तक रोटेशनल मोशन होगी, और जब जब फोर्स की बात होगी, सिर्फ फोर्स की बात, तब तक लीनियर मोशन होगी। क्लियर रख रहे हो। तो लीनियर मोशन में अप्लाई होने वाले फोर्स के साथ जब हम पोजीशन कनेक्ट कर देते हैं और उन दोनों को वेक्टर प्रोडक्ट में लिख दे, तब जो मिलता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। क्लियर। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, मैं टॉ बोलूंगा, टाउ भी बोलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो, आर एफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, भूल तो नहीं गए, साइन थीटा। देखो अभी सीवी सर ने खत्म किया होता है, अभी इतनी जल्दी भूल मत जाना, 7th चैप्टर। ओके, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो साइन थीटा आएगा। ना उसके मैग्नीट्यूड की भी बात हो गई। यूनिट की बात करें, न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, या फिर उसे आप जूल भी कह सकते हो। यानी यहां से अगर डायमेंशन की बात करो तो m1 L2T-2। देखो इसकी यूनिट या फिर इसके डायमेंशन वर्क एनर्जी जैसे ही है। टॉर्क की यूनिट डायमेंशन देखो, वर्क की भी फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से न्यूटन इंटू मीटर होती है, या फिर जूल होती है, वर्क की भी यूनिट। बट टॉर्क में और वर्क में डिफरेंट है। पहले तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में लीनियरली जो चेंज होता है उसे डिफाइन करता है, और टॉर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल में पोजीशन चेंज होती है उसे डिफाइन करता है। क्लियर हो रहा है ना आपको। तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, कंफ्यूजन मत होना, सेम है वर्क की यूनिट और टॉर्क की यूनिट, या फिर एनर्जी की यूनिट और टॉर्क की यूनिट, डायमेंशन भी सेम, यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी सेम होंगे। फॉर्मूला याद रखो, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला पता है और अगर कहीं पे एग्जांपल आ गया तो याद करो, हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कोई दो क्वांटिटी से थर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी है तो उसको फॉर्मूला को कैलकुलस में कैसे अप्लाई करनी है, मैट्रिक फॉर्म में। चलो एक एग्जांपल है, होमवर्क देता हूं आपको। इसके बाद का जो एग्जांपल है, मुझे नंबर नहीं पता, बट ये वाला टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम जब खत्म होता है उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल जिसके अंदर आपको पोजीशन वेक्टर की वैल्यू एंड फोर्स वेक्टर की वैल्यू देके रखी है और आपको फाइंड करना है टॉर्क वाली वैल्यू। कैसे करना है वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स के अंदर लिखो आई माइनस जे एंड के कैप, मैंने ये बताया था। फिर क्या लिखना है आपको, कंपोनेंट ऑफ आर, एक्स वाला कंपोनेंट आई के पास, जे वाला कंपोनेंट वाई वाला कंपोनेंट जे के पास है ना, जेड वाला कंपोनेंट के पास। उसी तरीके से फोर्स के कंपोनेंट। फिर क्रॉस प्रोडक्ट आई से करना है तो ये लाइन और ये नहीं देखना है, हमने ये बहुत डिटेल में देखा था, एक बार फिर से ये रिमेम्बर कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बट देख लेना, इस वाले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। होमवर्क दे रहा हूँ पहली बार,
सेंड करना मुझे। इस वाले वीडियो की नोट्स बनाओ, उसी के अंदर आपका होमवर्क भी होना चाहिए, बुक खोल के देख लेना। चलो अब बात करते हैं हम लोग, इसके आगे क्या बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करें। चलो मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट निकालो। तो हमने देख लिया टॉर्क क्या है एंड टॉर्क की इक्वेशन क्या हो सकती है। देखो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल और भी हो सकती है। आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा लिखा था ना, तो हम या तो एफ साइन थीटा कंसीडर कर सकते हैं, आर साइन थीटा कंसीडर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। तो वो सारी है ना बेसिक डिटेल है, वो हम कैलकुलेशन देखेंगे ना आपको आ जाएगी, वैसे भी उससे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो अब देखते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को अगर जैसे टॉर्क को हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कहा था ना, उसी तरीके से लिखना है, तो उसी तरीके से लिखना है तो क्या लिखा जाएगा बता, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोमेंट ऑफ लीनियर लिखता हूं, चलो तो समझ में आएगा, लीनियर मोमेंटम। ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम जब पढ़ते थे ना, हमारे टीचर सिर्फ इतना ही कहते, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम की मोमेंट, जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। उसी तरीके से फोर्स के अंदर क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे टॉर्क कहते हैं, तो उसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। मैंने जो दोनों चीजें बताई ना, उसे याद रखो, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों वर्ड याद रखो। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों वर्ड याद रखो। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को ही एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम की साइन एल है, लीनियर मोमेंटम की साइन हमें पता है पी है, इक्वेशन भी पता है, पी इज इक्वल टू एम वी। भूल मत जाना, मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाना है। पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो लीनियर मोमेंटम में अगर मुझे डिफाइन करना है, तो जिस तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एल, तो ध्यान से देखना, अगर मैं उसी तरीके, टॉर्क की फॉर्मूला क्या थी, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पोजीशन लीनियर फोर्स, पोजीशन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एल। क्लियर हो रहा है? तो ये इसी तरीके से, जिस तरीके से लीनियर टॉर्क है ना, उसी तरीके से हम लीनियर एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि लीनियर मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, उसी डायरेक्शन में, सेम पोजीशन में, सेम, फिर से वही चार चीजें। तो मैंने वहां पे भी बात नहीं करी ना। चलो कब टॉर्क जीरो होगा, वैसे मैंने फिगर में दिखाया था, बट कैलकुलेट लिख के नहीं दिखाया। ध्यान से देखना, देख लो, साथ में देख लो। चलो अच्छा हुआ कि नहीं बताया। देखो यहाँ पे अटेंशन रखो, कब टॉर्क जीरो होगा, यहां से जब आर जीरो होगा, या फिर एफ जीरो होगा, या फिर थीटा 0 से 180 डिग्री, सेम टू सेम यहाँ पे आर और एल, यहाँ पे पी है, तब कब एल जीरो होगा, यहाँ पे कब टॉर्क जीरो होगा। तो देखो इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ फिर से। मैं वो हमारा जो डोर था वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब आर जीरो होगा, आर यानी क्या था, जहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वहां तक का डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, वही था मेरा आर। अगर मैं फोर्स हिंज के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं फोर्स हिंज के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तब जाके मेरा आर जीरो हो जाएगा ना। अगर मैं फोर्स हिंज के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो आर मेरा जीरो है। अगर हिंज के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं हिंज के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगी, यानी कि टॉर्क जीरो है। या फिर मैं फोर्स ही अप्लाई ना करूं, एफ जीरो हो जाए, तब भी रोटेशनल मोशन, खुद से तो डोर नहीं हिलने वाला। हाँ, एयर की वजह से हिल सकता है, बट फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगा ही तब भी। तो फोर्स जीरो होगा तब कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगी। या फिर ये वाला इंसिडेंट थीटा जीरो हो जाए, तो थीटा है क्या, आर एफ साइन थीटा, यानी क्या, आर और एफ के बीच का एंगल, जिसे हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो देखो एफ मेरा इस डायरेक्शन में था, आर मेरा इस वाली डायरेक्शन में, यहां से था आर, ये आर था, ये एफ था। तो आर
और एफ के बीच के एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। अगर डोर के ऊपर देखना है तो डोर की डायरेक्शन वो मेरे आर की डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन या फिर कोई भी और डायरेक्शन वो मेरे फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स एंड ये वाली डायरेक्शन इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। अब मान के चलो थीटा जीरो यानी क्या, फोर्स की डायरेक्शन में आर या फिर आर की डायरेक्शन में फोर्स। आर तो डोर के अंदर है यानी कि आर चेंज नहीं हो सकता, तो मैं फोर्स को भी डोर की डायरेक्शन में अप्लाई करूं। जो केस मैंने बताया था आपको, ये वाला केस जिसके अंदर मैं फोर्स बाहर की ओर अप्लाई कर रहा था, तो देखो आर भी मेरा इसी डायरेक्शन में और मैं फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो रोटेशनल मोशन नहीं होंगे, इसीलिए टॉर्क जीरो। तब या फिर मैं पुश करूं एग्जैक्टली अपोजिट, डोर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैं पुश करूं तो क्या होगा, मेरी एफ की डायरेक्शन एंड आर की डायरेक्शन दोनों अपोजिट एक दूसरे की, एंगल 180 डिग्री, तो भी टॉर्क जीरो होगा। क्लियर हो रहा है ना आपको। चलो अब ये लीनियर मोमेंटम सेम टू सेम, अगर हमारा जो पार्टिकल है जो मूव करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट पे कोई भी लीनियर मोमेंटम होगा तो इस वाले पॉइंट पे पी भी जीरो है और इसी वाले पॉइंट के लिए आर भी जीरो है। ध्यान से देखो, हिंज वाले पॉइंट के लिए आर मेरी जीरो हो जाएगी तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम जीरो। इसी पॉइंट पे ये वाली अगर मेरी फिक्स एक्सिस है तो इस वाले पॉइंट के कोई भी पार्टिकल को पकड़ के चलो वो मूव नहीं कर रहे, उसके लिए लीनियर मोमेंटम भी जीरो ही है। अगर मैं यहाँ के पार्टिकल की बात करूं, अगर इस वाले पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में बाहर वाली डायरेक्शन में अगर कोई भी लीनियर मोमेंटम है तो वो टॉर्क नहीं करेगा, रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, सेम टू सेम अपोजिट में। तो जब साइन जीरो होता है तब एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क जीरो होता है। जब साइन जीरो होता है, साइन कब जीरो होता है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के लिए, या फिर खुद क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, दो में से कोई भी एक, तब टॉर्क या फिर एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। तो दोनों हमने साथ में देख लिया। अटेंशन यहाँ पे था तब भी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। क्या था कि व्हेन माय लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क बिकम जीरो, तो दो कंडीशन है, या फिर आर जीरो होना चाहिए दोनों के लिए, या फिर मोमेंटम या फिर फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो है तो ये जीरो होगा, मोमेंटम जीरो है तो ये जीरो होगा, या फिर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो चाहिए, सेम डायरेक्शन है या फिर अपोजिट डायरेक्शन है, तो कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगी। अगर रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा तो टॉर्क है ही नहीं, क्योंकि टॉर्क तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो रहा है। चलो तो एंगुलर मोमेंटम की हम इक्वेशन देख रहे थे। अटेंशन रिलेट करने वाला हूं। रिवीजन करो इस तरीके से, जैसे ही आपको 1-2 सेकंड का भी स्पेस मिले ना, रिवीजन करो, ये आपको बहुत काम लगेगा आगे जाके। आप जब अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा ये चीजें। चलो तो हमने इक्वेशन देखी थी L = R×P। अब देखना इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला एक पॉइंट आने वाला है। अटेंशन पूरा यहाँ पे रखना। वो पॉइंट क्या है, वो सरप्राइज रखते, पहले से नहीं कंसिडर करते। हम क्या करते, हम सिर्फ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते, एंगुलर मोमेंटम L और टॉर्क के बीच का। एंगुलर मोमेंटम L एंड टॉर्क के बीच की मुझे रिलेशन चाहिए। L की इक्वेशन मेरे पास है, टॉर्क की इक्वेशन भी है। या तो मैं इसके अंदर इसको जनरेट कर सकता हूं या फिर इसके अंदर इसको जनरेट कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इसे जनरेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान से, dL/dt अगर मैं दोनों तरफ टाइम पीरियड से डिफरेंशिएशन कर दूं तो देखना क्या होगा। dL/dt = इस तरफ dt/dt ऑफ R×P। अब मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल के लिए डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पहले फर्स्ट कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन सेकंड कंपोनेंट वैसे ही रहने दो, प्लस सेकंड कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट कंपोनेंट वैसे ही रहने दो। तो देखते जाओ डिफरेंशिएशन कैसे होगा। यहाँ पे होगा dR/dt क्रॉस P वैसे का वैसा, प्लस सेकेंड टाइम पे R जैसे है वैसे ही रहने दो, dP/dt क्रॉस है dP/dt। ये है प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखो, हमें क्या पता, dR/dt वेलोसिटी, dP/dt फोर्स, याद है आपको न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन टाइम विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम, उसे हम फोर्स कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, और dR/dt = वेलोसिटी, ये तो हमें सबको पता है। तो वेलोसिटी इनटू
लीनियर मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी कह सकते हैं, ये वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी कह सकते हैं, प्लस आर क्रॉस यहां पे हो जाएगा एफ, यहां पे है डी एल बाई डी टी। इतना दिखाई दे रहा है, मुझे देख लेने दो एक बार, दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। वाई? बिकॉज कौन से दो क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट है? वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। मान के चलो कि वेलोसिटी सारी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी फिर से वही वेलोसिटी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन है। देखो वेलोसिटी मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 डिग्री, एंड इफ थीटा इज 0 डिग्री देन साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अभी हमने देखा, देन इस वाली कंपोनेंट को हम 0 कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास रह क्या जाता है, यहाँ पे लिखा हमारे पास क्या बचता है, dl by dt इज इक्वल टू r क्रॉस f, यही रहता है r क्रॉस f। एंड अगर ये r क्रॉस f है तो इसकी जगह पे तो मैं टॉ लिख सकता हूँ, देन माई dl by dt मैं कहाँ पे लिखूंगा पता है, यहाँ पे लिखूंगा माई dl by dt इज इक्वल टू टॉ। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है मेरी dl by dt इज इक्वल टू टॉ, ये इक्वेशन हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ की रोटेशनल मोशन में एनालॉजी है। ध्यान से देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी लिख सकते हो, dp by dt is equal to applying force F, rate of change of linear momentum per time is given force, then rate of change of angular momentum is given tau। तो यहाँ पे हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ की रोटेशनल मोशन में एनालॉजी भी मिल गई। और ये वाला क्वेश्चन मान के चलो लास्ट 5 ईयर, तो लास्ट 5 ईयर में 3 ईयर में तो 3 टाइम्स, फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम या फिर सेकंड एग्जाम या फिर बोर्ड की एग्जाम, कहीं ना कहीं होता ही है ये वाला क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर में से कभी ना कभी 3 टाइम, 5 में से 3 बार तो पूछा जाता है। समझ में आ रहा? तो ये मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन होता है पता है? एक्सप्लेन द सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। तो कहां से स्टार्ट करना है? लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूला लिखो, पास में ही टॉर्क की फॉर्मूला लिखो, और सॉरी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला लिखो और टॉर्क की फॉर्मूला लिखो। एंगुलर मोमेंटम को टाइम से डिफरेंशिएट करते जाओ, सेम 0 ये टर्म रह जाएगी, इस वाले टर्म को टॉर्क कहते हैं। बस इतना ही करना है। फिर भी ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, नहीं हो पाता। अभी आपने समझ लिया, आपको आ जाएगा, बट कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद आपको भूल जाओगे आप, और अचानक से करना होगा तब पता चलेगा। तो अभी IMP कह रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम हमारी ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। अब इसके अंदर बाकी क्या रह गया पता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल मुझे पता आपको आता है। अगर एक पार्टिकल की मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L1 है, सेकंड की L2, थर्ड की L3, अगर मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर मोशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे पूरी सिस्टम का एंगुलर मोशन चाहिए तो क्या करूंगा? टोटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, n नंबर है तो प्लस 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 Ln। अगर एक वर्ड में या फिर एक इक्वेशन में लिखना है तो समेशन I इज इक्वल टू 1n Li। हमने ये बहुत बार करके छोड़ा है। वो जो हमारा सेंटर ऑफ मास था ना, उसमें हमने वही सारी चीजें करी। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम अभी कंसीडर नहीं करते। जब भी इल्यूस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल आएंगे, उसके अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे, तब मैं आपको फॉर्मूला अच्छे से समझाऊंगा। या फिर कुछ नहीं है, मुझे पता आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो पूछ लेना, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो एक बार निकालो, मैं साइड पे निकाल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते। अब से हर रोज वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और लाइव लेक्चर भी लेना है मुझे। चल बाय बाय। और होमवर्क जो आज मैंने एक एग्जांपल दिया वो, एंड ये नोट्स भेजना।